अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। उनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं ये यहाँ पर जारी हैं। बरतानवी जरीदा जो है वो ये रिपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो उनका दौरा है इसका मकसद बीजिंग और रियाद के जो ताल्लुकात हैं उनको मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, चीन के सऊदी अरब के इत्तेहादी होने की तस्वीर को दुनिया के सामने मज़ीद वाज़ेह करना चाहता है बीजिंग इस वक्त ये कहा जा रहा है, और ये जो दौरा है एक ऐसे वक्त पर होने की तवक्को है जब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। क्यों कशीदा हैं आप जानते हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद दोनों ममालिक में नहायत सर्द महरी देखी जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिका सऊदी अरब के खत्ते में बढ़ते असर रसूख और तेल की पैदावार को लेकर इस पैदावार को बढ़ाने के लिए सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। और गुज़श्ता महीने ही अमेरिकी सदर ने सऊदी अरेबिया का जो दौरा किया था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन अब चीनी सदर के दौरे के दौरान किन उमूर पर बातचीत की जा सकती है और अमेरिका इस दौरे को कैसे देख रहा है, तमाम तर सूरत हाल पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई देते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे हुमायूं खान साहब, उनसे बात करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। बरतानवी जरीदे द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में चीनी सदर के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के साथ रियाद, जद्दा और मगरबी सऊदी साहिल पर न्योम के मेगा सिटी मंसूबे का भी दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और चीन की सऊदी अरब के अहम इत्तेहादी होने के हवाले से भी दुनिया को वाज़ेह पैगाम देना है। चीनी सदर शी जिनपिंग के मुतवक्के दौरे के हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा ने लाइल्मी का इजहार किया है। चीनी तर्जमान का मौक़िफ़ है कि चीनी सदर के लिए सऊदी अरब दौरे की दावत से मुताल्लिक इल्म नहीं। चीनी और सऊदी अरब गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 2016 में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार में आने के बाद ताल्लुकात मज़ीद गहरे हुए हैं। चीन इस वक्त सऊदी अरब का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, वो सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है, और चीन इस वक्त ये बात यकीनी बनाना चाहता है कि तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट जारी रहे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात निहायत कशीदा हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद चीन का सख्त रद्द-ए-अमल देखा गया कि वो चीन को ताइवान को तनहा करने की इजाजत नहीं देगा। चीनी सदर का दौरा इस हवाले से भी अहम है कि 1 माह कबल ही अमेरिकी सदर ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था और यूक्रेन जंग के तनाजुर में दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया था, जिससे सऊदी अरब ने एक बार मानने से इनकार किया। अमेरिका का दौरा सऊदी अरब के लिए निहायत हौसलामंदाना था। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस दौरे से सऊदी अरब आलमी सतह पर रियाज के असर रसूख को दोबारा कायम करने और एक खुद मुख्तार रियासत का मुजाहरा करने में कामयाब हुआ। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब एक ऐसे मकाम पर है कि वो अमेरिका समेत दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि मसावी शराइत पर आगे बढ़ेगा, और चूंकि चीन खित्ते में अमेरिका का बुनियादी हरीफ है, इसलिए माहिरीन का मानना है कि अमेरिकी हुकाम शी जिनपिंग के मुतवक्के दौरे पर भरपूर नजर रखेंगे। बिल्कुल जी, हुमायूं खान साहब से बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, आपको मेरी अच्छा हुमायूं साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो दौरा है इसके बारे में अगर हम चाइना की बात कर लेते हैं तो वहाँ से तो कोई इसकी न तस्दीक की जा रही है, न इस हवाले से कोई तहदीद सामने आई है। बरतानिया का एक बड़ा अखबार उसने ये दावा कर दिया है कि दौरा होने जा रहा है। पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात है, वाक़तन ये दौरा किया जा रहा है चीन के सदर की जानिब से, और अगर किया जा रहा है तो इसके मकासद क्या हो सकते हैं सर? देखें, अभी जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया और उससे पहले भी आपने गुफ्तगू में कहा कि इसकी तरफ से चीनी वजारत खारजा ने कोई ना इनकार किया ना इकरार किया। होता यही है कि जब चाइनीज सदर कहीं जाते हैं और इतने बड़े लेवल के ऊपर उनका विजिट होता है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पहले वक्त का तयन नहीं किया जाता। गार्डियन अखबार ने इसका जिक्र किया और एक बहुत मुफस्सिल रिपोर्ट दी कि उनका दौरा एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक।
تو ہم اس سے ازیوم یہی کر سکتے ہیں کہ اور یہ چائنی صدر کا پہلا دورہ ہوگا 2020 کے بعد کسی بھی ملک کا، کیونکہ کووڈ کے بعد وہ کہیں بھی نہیں گئے ایکسیپٹ وہ جو کچھ ریجنل کنٹریز کا وہ ان کا دورہ تھا یا وہ، تو یہ مڈل ایسٹ کا ان کا سب سے پہلا دورہ ہوگا 2020 کے بعد. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے اگلے ہفتے ان کا یہ دورہ ہو، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا ان جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ، جس میں اس وقت جو ہے امریکہ کے جو اثر رسوخ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ایسٹ ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، افغانستان کے معاملے کو لے لیں، رشیا اور یوکرین کے معاملے کو لے لیں، تو اس میں جو انٹرنیشنل آئل پرائسز، گلوبل ریسیشن، ایک اور بہت بڑے جو کرائسس ہے، اس میں چینی صدر کا اس وقت سعودی عرب کا دورہ کرنا بہت ہی اہمیت کا دورہ میرے نزدیک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت جو ہے دنیا کے، اگر اوپیک کنٹریز میں اور اوپیک پلس میں بھی دیکھا جائے تو دی لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اور جو بائیڈن کا پچھلا دورہ پچھلے مہینے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اپنی رپورٹ میں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نتائج اخذ نہیں ہوئے. جو ان کے کرٹک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دورے نے بیسکلی الٹا جو ہے وہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو تھوڑا سا انڈرمائن کیا، اور اس دورے کا مقصد بھی شاید ان کے لیے یہی تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ امریکہ میں جو بڑھتی ہوئی آئل پرائسز، انفلیشن اور فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں، اس کو وہ کم کرنے کے لیے جی سی سی کنٹریز پرٹیکولرلی سعودی عربیہ پہ کچھ یہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور اسپیشلی محمد بن سلمان کے ساتھ جن کے اوپر وہ بہت عرصے سے کرٹیسائز کر رہے تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کی جو پرسنالٹی ہے یا سپر پاور اورا ہے اس کی وجہ سے شاید وہ مرغوب ہو جائیں گے. لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جس طرح ان کا وہاں پہ ویلکم کیا گیا جب وہ ریاض پہنچے، تو بڑا ہی ایک جو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں چونکہ جب ٹاپ آف دا لائن لیڈرشپ جاتی ہے تو وہ بتایا جاتا ہے. فار ایگزامپل جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو یہاں پہ ہماری پوری قیادت نے ان کا جو ہے استقبال کیا. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جب 2017 میں جب آئے تو ان کا ایک بہت شاندار استقبال کیا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ تعلقات کو وہ کس نہج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن جب بائیڈن صاحب اس دفعہ وہاں پہ گئے تو جو ان کا استقبال ہوا اور جس طرح وہ وہاں پہ گئے وہ بڑا ہی ایک آرڈنری تھا، اور ایک سپر پاور کے ہیڈ کے منصب کے جو ہے وہ ناٹ منافی ان تھا، اگر ہم اس کو کہہ کانسوننٹ. لیں کہ منافی تھا یا اس کے مطابق نہیں تھا. اچھا مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا، آپ خود چونکہ ابھی امریکہ کی بات کر رہے ہیں، کس طرح سے بائیڈن کے ساتھ وہاں پر چاہے ان کا استقبال ہو یا دیگر معاملات ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے وہ توقعات لے کر گئے تھے. ابھی جو چائنا کے صدر توقعات لے کر جا رہے ہیں وہ پوری ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا چائنا وہاں پر جا کر کچھ معاملات تیل کے علاوہ بھی ڈسکس کر رہا ہوگا؟ کیونکہ نینسی کے وزٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے اور امریکہ کے تعلقات میں تو بہت زیادہ کشیدگی آ چکی ہے. تو کیا یہ چاہ رہے ہیں اس وقت چائنا کے صدر کہ وہاں جائیں اور یہ بتائیں کہ نہیں جی امریکہ یعنی آپ کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جتنا ہمارا ہے، یعنی چائنا کا ہے؟ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں امریکہ کو وہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ میسج وہ دینا تو نہیں چاہ رہے ہوں گے، لیکن یہ میسج جو ہے وہ اس سے اخذ ضرور ہوگا. جب سیکنڈ جو سب سے بڑی پاور یا اکنامک پاور یا جو طاقت ہے جب وہ ایک ایسے خطے کا دورہ کرتی ہے جس میں اس سے پہلے ایک گلوبل پاور کا ایک لیڈر وہاں پہ جا چکا ہوتا ہے، تو کمپیریزن لوگ تو ڈرا کریں گے. لیکن چائنا کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو جب وہ استوار کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے نان انٹرفیئرنس کی. وہ ان کے ڈومیسٹک معاملات میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ کوئی بھی نہ تو وہ انٹرفیئر کرتے ہیں نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس تناظر میں بڑا ہی ڈفرنٹ ہوگا جب چینی صدر وہاں پہ جائیں گے اور سعودی لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ایکسپیکٹ بھی ہوگا شاید کہ وہ آس پاس کے جو ممالک ہیں ان میں سے بھی کسی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کا شاید انٹریکشن ہو جائے. لیکن پرٹیکولرلی جو ان کا سعودی لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اس میں وہ اپنا جو ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہے جو پچھلے 25-30 سال سے اوور آل ایک بہت اسٹرانگ ٹریجیکٹری کے اوپر جا رہے ہیں اور تجارت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی، تو ان کا فوکس اس پہ ہوگا. اس وقت محمد بن سلمان کا ویژن 2030 جو ہے وہ بڑے زور و شور پہ ہے، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے ریجن میں اور انٹرنیشنلی بھی ہو. تو اس وزٹ کے بعد ہم نے، اس وزٹ سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ بہت ساری چینی کمپنی جو ہیں وہ جو ان کی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں، اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ 5G جو ہواوی ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے.
اس کے علاوہ تیل کی جو اس وقت ایک بہت بڑی کھپت ہے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت اپنا تیل جو ہے وہ چائنا کو بیچ رہا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو چینی صدر ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اس میں شاید اور اضافہ ہو، کیونکہ جو انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے رشیا اور یوکرین کے معاملے میں یوکرین کے بعد اور آئل کی منڈیوں کے اندر، تو اس میں یہ اس کو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جائے گا، اور وہ اپنی وہ جو ایک ترسیل کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو بھی انشور کریں گے. تو میرا خیال ہے انشور بھی یہ کرنا دونوں. چاہ رہے تو اس میں بھی اس چیز کو بھی انشور کیا جائے گا. اچھا ابھی چونکہ میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کتنے مضبوط کتنے بہترین تعلقات ہیں، اس سے امریکہ کو یہ میسج جائے گا اس وزٹ کے بعد. لیکن سر امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن، ان کا چینی صدر کے دورے پر رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ گیا ہے. جو بائیڈن انتظامیہ سے سوال کیا گیا کہ چین کے دورے سے امریکہ کا خطے میں جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو جواب یہ ملا کہ امریکہ کو اس دورے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ہمایوں صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن مستحکم ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہا، یہ تو امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن چین امریکہ کا خطے میں سب سے بڑا حریف ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی عروج پر ہے. ایسے میں کیا یہ واقعتاً ممکن ہے کہ امریکہ کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اس دورے سے؟ جو امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، واقعی وہ بادر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے وزٹ کر رہے ہیں تو کرتے رہے؟ نہیں، ان کا یہ صرف جواب دے دینا، جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو یہ چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ فیل کر رہی ہیں، اور اس کے بہت سارے کمپیریزن ڈرا ہوں گے جب چینی صدر وہاں پہ جائیں گے، اور جس طرح کا ان کا استقبال ہوگا اور جس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور پھر جس طرح کے ان کے ایم او یوز سائن ہونے کی توقع ہے اور گفتگو ہونے کی توقع ہے، اس سے آلریڈی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک سینس آف ڈپریویشن ان کو فیل ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ کے اندر ان کے جو ہے جو ابھی تک کے ہم نے تعلقات کا وہ دیکھا ہے فوکس تھا، وہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے وہ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں رہے. اس کے بعد ان کا جو فوکس زیادہ رہا وہ اسرائیل اور یو ایس کے ریلیشن شپ پہ رہا، باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ ان کی جو ٹاکس تھیں وہ بھی فیل ہو چکی. پھر ان کے جو اسپیشل انوائے ہیں اس وقت جو یمن کے اوپر ہیں، وہ اپنی طرف سے تو ان کے کچھ اچھے اقدامات بھی آ رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت حد تک دیکھا کہ وہ جو انفلوئنس ہوا کرتا تھا پچھلے چند سالوں میں وہ بڑا کم ہوا. تو وہ ان کا یہ صرف جواب دے دینا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ چین کا جو ہے وہ اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، اور اس کے اثر رسوخ بڑھنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ چین کی جو پالیسیز ہیں وہ کنٹری فرینڈلی ہیں، وہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کوئی ایسی چیز، وہ کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں کرتے، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہیں. اور اس وقت جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں مڈل ایسٹ کے اندر اگر اب دیکھا جائے تو ہمیں سعودی عربیہ جو ہے بہت بڑا ٹینڈر لگ رہا ہے جو اس کو پروموٹ کرنے میں بہت آگے آئے گا. تو ان ساری چیزوں سے لگ یہ کہ یو ایس اے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کا اثر جو ہے مڈل ایسٹ، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا سب سے جو ہے بتدریج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں اس دورے میں کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم جانتے ہیں چین کا جھکاؤ جو ہے وہ رشیا کی جانب ہے، یوکرین اور رشیا کی جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پر کوئی بات کی جائے وہاں پر محمد بن سلمان سے، ان سے کچھ کہا جائے کہ رشیا کو اس معاملے سے اب نکلنا چاہیے یا اس چیز کو اب ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثالثی جو پہلے ہو رہی تھی وہ ہو ہی نہیں رہی ہے ان دونوں ممالک کے اندر، رشیا اور یوکرین کے اندر. تو کیا یہ کہا جائے گا چائنا کے صدر کی جانب سے کہ وہ اور سعودیہ مل کر اگر کچھ کوشش کر لیں اس معاملے کو ختم کروا سکیں؟ آپ کو لگتا ہے چائنا ایسا چاہے گا، کرے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس دورے کا فوکس موسٹلی تو جو ہے وہ مڈل ایسٹرن ریجن کے اوپر ہوگا، اور پھر چائنا کے اور سعودی عربیہ کے جو باہمی تعلقات ہیں، تجارت ہے، تجارت کو وسعت دینے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہوگا. انٹرنیشنل معاملات بھی یقیناً ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلی دفعہ امریکی صدر وہاں پہ گئے تھے اور ہم اسی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تو کچھ ہمارا انالیسز یہی تھا کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ جو ہے وہ سر فہرست ہے اور یو ای اور بہت ہیں، ان کا جو رشین یا جو یوکرینین کرائسس ہے اس پہ بڑا ایک میوٹڈ قسم کا رسپانس رہا ہے، اور انہوں نے کوئی بہت زیادہ کھل کے یو ایس اے کے جو ہے وہ معاملات کی یا جو اس کی جو اس کا ویژن تھا اس کا انہوں نے انڈورسمنٹ نہیں کی، اور ایک خاموشی سے جو ہے وہ کرتے رہے. تو میرا خیال ہے اس ٹرپ کے اندر بھی ان معاملات کے اوپر کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دورہ جو ہے وہ نجی نوعیت کا ہے جس میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا.
बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को, विजन 2030 को, और जो तजारत है उसको वसअत देने के ऊपर बात होगी। और दोनों ममालिक का जो है जो व्यू है रशिया और यूक्रेन के ऊपर, चाइना का बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर, पीसफुल सेटलमेंट के ऊपर मुख्तलिफ मामला जो हैं उसको सेटल किया जाए। वो किसी भी मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर के ऊपर इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि इक्विटी के ऊपर हो अपने जो उसको उनके फॉलो बाहमी किया। ताल्लुकात हैं उस हवाले से बात हो रही होगी, खास तौर पर ये जो तेल का बहरान जारी है आलमी सतह पर, इस पर जो सप्लाई है सऊदीया से चाइना को वो किसी तौर मुतासर नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर अलबत्ता बढ़ाई जा सकती है इस दौरे के बाद तो उस पर ज़रूर बात हो रही होगी। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी हुमायूं खान साहब का तज्जिया आप तबसरा सुन रहे थे इस अहम विजिट के हवाले से जो कि अनाउंस नहीं किया गया है चाइना की जानिब से, उनकी वजारत खारिजा की जानिब से, लेकिन बरतानिया में एक अखबार जो है वो इसको रिपोर्ट कर चुका है और इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर इनके सऊदी अरेबिया के अंदर इनका जो आमद है इनकी, उसको लेकर तैयारियां जो है इस्तकबाल की वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लेट्स सी कितना डिफरेंट होता है, खासतौर पर इस्तकबाल से ही अंदाजे लगाना शुरू कर देंगे लोग। जो बाइडन का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ था वो सबके सामने, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, अमेरिका को बहुत बुरा भी लगा। अब वहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों ने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस भी किया, लेकिन अब देखना यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ कैसा रवैया, कैसा बर्ताव रहता है सऊदी अरेबिया का। आगाह हम आपको करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। हर साल दुनिया भर में 12 अगस्त को नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस मासूम कश्मीरियों, बिलखुसूस पढ़े लिखे नौजवानों को निशाना बना रही हैं। काबिज भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को फर्जी झड़पों में शहीद कर रहे हैं। कश्मीरी नौजवान हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी नौजवान भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मोदी हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि वो कश्मीरी नौजवानों को शहीद तो कर सकती है, लेकिन उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। नौजवानों के आलमी दिन पर आलमी बरादरी को कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ काबिज भारतीय अफवाज के मज़ालिम को रुकवाने के लिए अमली किरदार अदा करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अतम्मस्सलाति व अतम्मत तस्लीम. On behalf of the government of the Kingdom of Saudi Arabia and our embassy in the Islamabad and through the BTV channel, I would like to extend our sincere congratulations for the government of Pakistan and people of the brotherly Islamic Republic of Pakistan on the occasion of the 75th Independent Day, and our best wish to further progress and prosperity. Azmi Al Shan Shadi Rahi Pakistan.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बरतानिया की, जहां रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 213 रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई और इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फौजी सरबराह हैं। पास आउट होने वालों में बरतानिया के अलावा 26 दीगर ममालिक के 41 कैडेट्स भी शामिल हैं और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर और कैडेट मुज्तबा अहमद मलिक भी पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की परेड एवेन्यू आमद पर रॉयल मिलिट्री के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने परेड का मुआयना भी किया, पास आउट होने वालों से उन्होंने खिताब भी किया और इस मौके पर सीपा सलार ने जोर दिया इस बात पर कि असर हाजिर के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, आलमी अमन के खातिर बैनुल-अक़वामी मुश्तरकात के इज्तिमाई दिफा पर इत्तेफाक राय और बैनुल-अक़वामी कानून के वक़ार को बरकरार रखने की कोशिश करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने खिताब में ये पैगाम दिया कि आज मुसल्लह अफ़वाज की बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो जंगें जीतना नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि जंगों की नौबत ही ना आए। इसका दारोमदार हमारी इज्तिमाई सलाहियत पर है कि हम सब इकट्ठे हों और तसादुम के बजाय अमन और ताउन का रास्ता इख्तियार करें। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में तारीखी खिताब और उनकी मसरूफियात पर एक खुसूसी रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी रॉयल मिलिट्री एकेडमी की 213वीं कमिश्निंग कोर्स की पास आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। परेड एवेन्यू आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स से खिताब में कहा कि आज आपके साथ 2 पाकिस्तानी कैडेट्स फारिग तहसील हो रहे हैं। मुझे आप सब पर उतना ही फख्र है जितना मुझे अपने पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। असर हाजिर के चैलेंज से निमटने के लिए नौजवान को जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने पर जोर दिया। Remember that no one is born with perfect knowledge. It has to be acquired through constant pursuit. Without it, you cannot achieve perfection competence, which is in turn is a hallmark of successful military leadership. As a leader, you need to have courage and ability to take difficult decisions and then accept full responsibility. Correct decision making requires competence and confidence, which can only be acquired through high-class military education, rigorous training, and continuous studying of military history. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक आज मुसल्लह अफवाज की बुनियादी जिम्मेदारी जंगें जीतना नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि जंगों की नौबत ही न आए। इसका दारोमदार हमारी इज्तिमाई सलाहियत पर है कि हम इकट्ठे हों और तसादुम के बजाय अमन और ताउन का रास्ता इख्तियार करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आज यहाँ मेरी मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की गवाही है, जो बाहमी एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर मबनी है, जिसे दोनों ममालिक ने कई दहाइयों से परवान चढ़ाया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात भी दिए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में 26 मुल्कों की 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हुए, जिनमें मिलिट्री एकेडमी काकुल के 2 कैडेट्स मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर और मुज्तबा अहमद मलिक भी शामिल हैं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी 1947 में कायम हुई। यहाँ आने वाले कैडेट्स 44 हफ्ते की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और इस एकेडमी का शुमार दुनिया भर में फौज की इंतहाई मोतबर एकेडमियों में होता है। कुछ बात कर लेते हैं जी शिमाली अमरीकी मुल्क मैक्सिको की, जहां महंगाई की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मैक्सिको हुकाम ये बता रहे हैं कि बुनियादी अफराती ज़र 7.65% बढ़ गई है, जबकि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 8.15% इजाफा हुआ है।
कोरोना वबा की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई और इसी से गुज़श्ता साल भी मैक्सिको में अफरात ज़र बढ़ रही थी, जिसे काबू करने के लिए शरह सूद में कई बार इजाफा देखा गया। और अब यूक्रेन में रूस के हमले के बाद दुनिया भर की तरह मैक्सिको के लिए भी बढ़ती महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, जिस पर काबू पाने के लिए एक बार फिर शरह सूद में मज़ीद इजाफे के इम्कानात बढ़ गए हैं। मैक्सिको में महंगाई क्यों ये सूरत हाल इख्तियार कर गई है और हुकूमत क्या इकदाम कर रही है यहाँ पर इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए, रिपोर्ट में जानते हैं। दुनिया भर की तरह मेक्सिको में भी महंगाई रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 2001 के अवाइल के बाद मुल्क में महंगाई की शरह सबसे तेजी से बढ़ने लगी। मेक्सिकन हुकाम के मुताबिक बुनियादी अफरात ज़र, जिसमें ईंधन जैसी गैर मुस्तहकम अशिया शामिल नहीं हैं, एक साल पहले के मुकाबले में 7.65% बढ़ी, जबकि सार्फिन की कीमतों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 8.15% इजाफा हुआ। मेक्सिकन इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि बैंक ऑफ मेक्सिको की कोशिशों के बावजूद महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि तशवीश का बाइस है। कोरोना वबा के आगाज के बाद सप्लाई चेन मुतासिर होने और कारोबार बंद होने से दुनिया भर की मैशियतें मुतासिर हुई। मेक्सिको समेत दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक के मरकजी बैंकों ने गुज़श्ता साल शरह सूद में जारहाना इजाफा शुरू करके करेंसी के बहरान को रोकने की कोशिश की। इस तरीके से अफराद ज़र को 2 से 3% तक काबू करने में भी मदद मिली। लेकिन रवां साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले ने खुराक और तवानाई की कीमतों में कहीं ज्यादा इजाफा कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया भर में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर दुनिया के कई ममालिक शरह सूद में इजाफा करके महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेक्सिको में गुज़श्ता साल जुलाई से अब तक 9 बार शरह सूद बढ़ाई गई है। एक साल में 375 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुके हैं और अब एक बार मेक्सिको के मरकजी बैंक की जानिब से इस हफ्ते अपनी कुलीदी शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स इजाफा करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। मेक्सिकन हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने इस साल कीमतों को कम करने के इक़दामात पर तकरीबन $28 बिलियन खर्च किए। ईंधन पर सब्सिडी और खुराक के बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ माहिदों से हुकूमत ने अफरात ज़र में मजीद 2.6% इजाफे को रोका है। गुज़श्ता हफ्ते शाया होने वाले एक सर्वे के मुताबिक इक्तिसादी माहिरीन ने साल के इख्तिताम पर मेक्सिको में अफरात ज़र की शरह 7.74% तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कुलीदी शरह सूद भी 9.5% तक पहुंचने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी कुछ जिक्र शुमाली कोरिया का, जिसने कोरोना वबा के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के लीडर जो हैं उन्होंने कोविड पॉलिसी से मुतालिक एक मीटिंग की और पड़ोसी मुल्क जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम लगाते हुए जवाबी कार्रवाई का भी इशारा दे दिया। इस इजलास से खिताब में किम जोंग उन की बहन ने पहली बार मुल्क के लीडर के कोरोना में मुब्तला होने का एतराफ़ भी कर लिया। नाज़रीन, रवां साल मई में पहली बार शुमाली कोरिया से वबा के फैलाव की खबरें आई थीं और वबा के जो फैलाव है उसको रोकने के लिए फ़ौज तैनात करने के साथ साथ दीगर हंगामी इकदाम भी लिए गए थे और अब वो जो सारे इकदाम हैं वो उठा लिए गए हैं। लेकिन अभी तक शुमाली कोरिया की जानिब से मरीज़ों की जो मजमूई तादाद है उसकी तस्दीक नहीं की जा रही है। लेकिन जो गुज़श्ता महीनों में बुखार के केसेस रोज़ाना रिपोर्ट होते आए हैं वो ये बताते हैं कि 47 लाख के करीब लोग यहाँ पर इस वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 29 जुलाई के बाद कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। शुमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, क्या इसमें भी कोई सियासत शामिल है, पैकेज में जानते हैं। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कोरोना के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया। शिमाली कोरिया के सरकारी टीवी के मुताबिक किम जोंग उन ने कोविड पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम इजलास में ये ऐलान किया, जिसमें हजारों अहलकार बिना मास्क पहने शरीक देखे गए। शिमाली कोरिया के लीडर ने मई में कोरोना वबा फूटने के बाद नाफिज किए गए हिफाजती इक़दाम उठाने का हुक्म देने के साथ दुनिया से वबा के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद वबा के लिए काम करते रहने पर जोर दिया।
اپنے خطاب میں انہوں نے شمالی کوریا میں وبا کے پھیلاؤ کا الزام پڑوسی ملک جنوبی کوریا پر لگایا اور مہلک جوابی کارروائی کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ شمالی کوریائی لیڈر کی بہن کم یو جونگ نے بھی اس میٹنگ سے خطاب کیا اور پہلی بار اپنے بھائی کے بھی وائرس سے متاثر ہونے کا انکشاف کیا۔ کم یو جونگ نے کہا کہ ان کے بھائی شدید بخار میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے ملک کے لیڈر کی حیثیت سے اپنے آرام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عوام کا خیال رکھنے اور وبا کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھا۔ کم یو جونگ نے بھی ملک میں وائرس کا ذمہ دار سرحد کے قریب پائے گئے جنوبی کوریا کے پروپیگنڈا کتابچوں کو ٹھہرایا۔ جنوبی کوریا میں وزارت برائے کوریائی امور و کوریائی اتحاد نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی ہمشیرہ کی طرف سے اس الزام پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان بے بنیاد الزامات پر شدید اظہار افسوس کرتے ہیں جن میں کووڈ کے پھیلنے کو جنوبی کوریا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ رواں سال مئی میں شمالی کوریا نے دنیا میں وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار کورونا کے سامنے آنے کی تصدیق کی تھی۔ شمالی کوریا کے پاس وسیع پیمانے پر کورونا کی جانچ کرنے کے ذرائع کی کمی ہے۔ ملک نے سرکاری سطح پر اب تک کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد کی بھی تصدیق نہیں کی، لیکن جو گزشتہ مہینوں میں بخار کے کیسز روزانہ رپورٹ ہوتے آئے ہیں وہ 47 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ شمالی کوریا کے اینٹی وائرس چیف ری جینکل کے مطابق ملک میں اموات کی شرح کیسز کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ اب تک صرف 74 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ شمالی کوریا نے وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی ویکسین پروگرام شروع کیے بغیر اور لاک ڈاؤن اور مقامی طور پر تیار کی گئی دوائیوں کے استعمال کے ساتھ کورونا کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے شمالی کوریا کے دعووں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں قائم 38 نارتھ پروجیکٹ کے ایک محقق کے مطابق ان اعداد و شمار کے پیچھے سچائی جو بھی ہو، شمالی کوریا اپنے شہریوں میں مایوسی ختم کرنے اور ان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے وبا ختم ہونے کی کہانی سنا رہی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی جی، مزید اہم سٹوریز جو ہیں دنیا بھر سے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ years Diamond Jubilee celebrations, official national song competition. तूने दी है सबको पहचान, मुझे तो ये वाकई ये पाकिस्तान लगा। It's a good overall. ये धरती मेरी जन्नत है। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कायद मिल्लत लियाकत अली खान की शरीक हयात राना लियाकत अली खान का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता खानदान से था। 1933 में लियाकत अली खान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो मुसलमान हो गईं। जब लियाकत अली खान वजीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन की फलाह बहबूद का महाज संभाला। बेगम राना लियाकत अली खान ने आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की बुनियाद डाली। 14 सितंबर 1954 को उन्हें नीदरलैंड में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां वो ट्यूनिस और इटली में भी सफीर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम देती रहीं। बेगम लियाकत अली खान किसी भी मुल्क में पाकिस्तान की पहली सफीर थीं। उनकी मिली खिदमत के एतराफ़ में 1973 में उन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून थीं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी हकूक़ अवार्ड्स भी हासिल किए।
वेलकम बैक जी। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं यूरोप, जहां खुश्क साली ने 500 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आधे यूरोप में खुश्की की सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जब हम उनकी बात करते हैं तो तकरीबन आधे ममालिक ऐसे हैं जहाँ के लोग इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई देते हैं इस खुश्क साली की वजह से। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ये रिकॉर्ड सतह तक पहुँच रही है सिचुएशन। दर्जा हरारत जो है बढ़ता हुआ, उसने फ्रांस, स्पेन, इटली और हॉलैंड में पानी की किल्लत पैदा कर दी है। कई दरिया जो हैं वो खुश्क होकर रह गए हैं। कुछ मनाजिर हम आपको दिखाएंगे भी। और जो यूरोपीय कमीशन की जॉइंट रिसर्च काउंसिल है वो ये कहती है कि खुश्क साली से खुराक की पैदावार, तवानाई, पीने के पानी और जंगली हयात ज़ाहिर है मुतासर होंगे। इस साल जो बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार में 50% तक कमी हो सकती है। माहिरीन खबरदार ये भी कर रहे हैं कि यूरोपीय बड़े आज़म में अगस्त और सितंबर के दौरान खुश्क साली जारी रहेगी, जिसके ज़राअत, तवानाई और पानी के फराहमी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरोपीय मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों ने किस तरह से मुतासर किया है और क्या इसका कोई हल है? किसी तरह से इनको रोका जा सकता है, काबू पाया जा सकता है या नहीं? सारी चीज़ें एक पैकेज में समझी हैं हमने, आपको दिखाएंगे। यूरोपीय यूनियन के बेशतर इलाकों में खुश्क साली 16वीं सदी के बाद से बदतरीन सतह पर पहुंच गई। यूरोपीय ड्राउट ऑब्जर्वेटरी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूरोपीय बरे-आज़म इस साल मौसम गर्मा में बुलंद दर्जा हरारत से मुतासर हुआ है। कुछ इलाकों में पानी की किल्लत नजर आने लगी है। फ्रांस, स्पेन, इटली और यहाँ तक के हॉलैंड में पानी की किल्लत पैदा हो गई है और कई दरिया खुश्क होकर रह गए हैं। यूरोपीय कमीशन की ज्वाइंट रिसर्च काउंसिल के सीनियर मुहक्किक एंड्रिया टोरेटी के मुताबिक रवां साल 2018 के मुकाबले में बदतर है। गुज़श्ता 500 सालों के दौरान 2018 जैसे गर्म और खुश्क मौसम की शिद्दत नहीं देखी गई थी, लेकिन रवां साल इससे भी बुरा है। उन्होंने वजाहत की कि इस साल खास तौर पर खुश्क और गर्म मौसम ने वस्ती और शुमाली यूरोप को मुतासर किया, जिसमें बड़ी फसलों की पैदावार में 50% तक कमी वाक़ हुई है। यूरोपियन ड्राउट ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई तक के 10 दिनों के दौरान यूरोपीय ब्लॉक का तकरीबन 45% इलाकों में खुश्क साली की वार्निंग जारी की जा चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा में कायम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह जुलाई में रिकॉर्ड गर्मी हुई और ये न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए रिकॉर्ड 3 गर्म तरीन महीनों में से एक था। तंजीम ने मौसमियाती तब्दीली पर कोपरनिकस के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि गुज़श्ता माह जुलाई 2019 के मुकाबले में बेहतर था, लेकिन जुलाई 2016 से कहीं ज़्यादा गर्म था। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप का बेशतर हिस्सा इस वक्त भी गर्मी की लहरों और खुश्क मौसम का शिकार है। खुश्क साली से खुराक की पैदावार, तवानाई, पीने के पानी और जंगली हयात मुतासिर हो रही हैं। ऑब्जर्वेटरी हुकाम ने खबरदार किया है कि यूरोपीय बरे-आज़म में अगस्त और सितंबर के दौरान खुश्क साली जारी रहेगी। इस सूरत हाल से खुश्क साली की सतह बढ़ने से ज़राअत, तवानाई और पानी की फराहमी पर संगीन असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। आज के लिए इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बोस्निया के इलाके कोसोवो के करीबी गांव में आज भी कदीम रिवायती तरीके से शादी की तकरीबात होती हैं। कदीम तरीके से शादी की रसूमात करने अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से इस इलाके के पुराने मकीन वापस आते हैं और इस गांव में शादी को तरजीह देते हैं। इन शादियों में दुल्हन रिवायती बोस्नियाई लिबास में मलबूस होती हैं और उनका चेहरा सफ़ेद रंग के स्प्रे पेंट और सुर्ख, नीले, सोने और चांदी जैसे नुक्तों से भर दिया जाता है। 2000 साल पुरानी रिवायत से भरी शादी की तकरीब 2 रोज तक जारी रहती है, जो मूसीकी और रक्स के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। हर साल जुलाई और अगस्त शादियों के लिए मसरूफ तरीन महीने होते हैं, जब हर रोज गांव में शादी की तकरीबात हो रही होती हैं। रूसी रॉकेट ने ईरानी सैटेलाइट को कामयाबी से मदार में लॉन्च कर दिया। सोयोज रॉकेट कजाकिस्तान में रूस की लीज पर दी गई बेकारनो लॉन्चिंग तनसीब से रवाना हुआ। ईरानी सैटेलाइट का नाम 11वीं और 12वीं सदी के ईरानी साइंसदान उमर खयाम के नाम पर रखा गया है। ईरान ने कहा है कि इस सैटेलाइट को, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा नस्ब है, माहौलियाती निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ऐसे इल्जामात सामने आए हैं कि रूस इसे अपनी फौजी कार्रवाई के दौरान यूक्रेन की निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
پیرو میں قدیم زمانے کی 3 ممیاں دریافت کر لی گئیں۔ ملک کے دارالحکومت میں واقع 9 آبادیاتی دور کے قبرستان سے ملنے والے ان مردوں کو حالیہ برسوں کی سب سے شاندار دریافتوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ میٹروپولیٹن میونسپلٹی آف لیما کے مطابق لاس لینڈاس کی پہاڑی پر 2 بالغ اور بچے کی ممی ملی ہیں، جو کہ 16ویں صدی کے ہسپانوی 9 آبادیاتی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے سے ہونے والی پہلی دریافت ہو سکتی ہے۔ مستقبل میں اس 500 سالہ پرانے قبرستان سے مزید ممیاں بھی ملنے کی امید ہے۔ امریکی ریاست اوٹا کی ایئر فورس بیس کے قریب ایک جگہ سے 12,000 سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات دریافت ہوئے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہر نے چلتی گاڑی سے ان نشانات کی نشاندہی کے بعد محققین کی ٹیم کی مدد سے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار سے پرنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تکنیک کا تعین کیا، جس کے بعد مشاہدہ کیے گئے نشانات سے زیادہ نشانات سامنے آئے۔ ماہرین کی ٹیم نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کل ملا کر 88 نقوش پا دریافت کیے۔ ان نشانات کی نشاندہی کرنے والے محقق تھامس اربن کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار یہ نشانات دیکھے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ یہ پیروں کے نشانات ہیں، لیکن یہ انسانی پیروں کے نشان ہیں اور 12,000 سال پرانے ہیں۔ یہ ساری معلومات تحقیق کے بعد منظر عام پر آئی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ورلڈ ڈاگ سرفنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا۔ مقابلے میں حصہ لینے جہاں سینکڑوں کتے اپنے مالکان کے ساتھ پہنچے، تو وہیں شائقین کی بڑی تعداد بھی مقابلہ دیکھنے جمع ہوئی۔ ان مقابلوں کے لیے 3 کیٹیگریز بنائی گئیں اور چھوٹے، درمیانے اور بڑے کتوں کے الگ الگ مقابلے کرائے گئے۔ کتوں کی جیت کا فیصلہ ان کی تکنیک، اعتماد اور لہر کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ شائقین کے مطابق مختلف اقسام کے کتوں کو ایک ساتھ پانی میں سرف کرتا دیکھنا حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ متاثر کن بھی ہے۔